लेकिन असल समस्या क्या है? असल समस्या ये है कि हमारे राज्य के जो नीति निर्माता हैं, उन नीति निर्माताओं को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो नीति निर्माता अपना कैरियर सेट कर लिए हैं और अपने बाल बच्चों का कैरियर सेट करना चाहते हैं। यही कारण है कि राजनीति आज के डेट में जनता और व्यवस्था को आपस में अलग कर चुकी है। किसी भी व्यक्ति से जाइए, उधर माताएं बहनें खड़ी हैं, उनसे पूछिए कि चलिए भाषण देने के लिए, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगी कि दूर की होते नहीं तो सब खाली आवे छे भाषण दे जाए छे, हमरा तनी वो वृद्धो पेंशन नहीं दिलवाए जाए, यही बोलती है ना। किसी भी व्यक्ति से जाइए और आप पूछिए कि राजनीतिक रैली है, चलिए उसमें शामिल होने के लिए, वो क्या कहेगा? 500 रुपया देवी, तेल भराए देवी, तब चलो तो रैली, यही कहता है ना। उसे पूछिए कि मोदी जी हार जाएंगे या मोदी जी जीत जाएंगे, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा दूर कोई हारे कोई जीते, हमरा की मतलब है, हमरा तो रोज गाय गोबर उठबे है, सानी लगबे है, यही कहता है ना। ये समाज की हकीकत है। इस हकीकत को समझिए कि इसका नुकसान किसको होने वाला है। इसका नुकसान इस देश की आम जनता को होने को है। और आम जनता की हालत क्या है? आम जनता को जो अधिकार मिले थे, वो अधिकार एक एक करके आज उनसे छीने जा रहे हैं। जो पुराने बुजुर्ग लोग होंगे आपके गांव के, उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। बिहार में वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दरभंगा महाराज को था, उलाव कोठी को था, नाव कोठी के स्टेट को था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। जब देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ाद देश में देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया। और यह जो मोटका वोट और पतरका वोट एक, दोनों वोट को वैल्यू एक, उसी का कारण है कि जब 5 साल में चुनाव होते हैं तो घर घर नेता हाथ जोड़ करके घूमता है, दलाल को पकड़ करके वोट को सेट करने की कोशिश करता है। लेकिन यह वोट का अधिकार ही यदि आपसे छीन लिया जाए तो इस लोकतंत्र में आपका क्या वैल्यू रह जाए। आज एक एक करके हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है। एक बुनियादी बात आप सोच करके बताइए, जब करका वोट गोरका वोट बराबर, तो करका बेटा सरकारी स्कूल में और गोरका बेटा DAV में क्या पढ़ा जाए? क्यों ऐसा होता है? क्या कारण है इसके पीछे? इन चीज़ों पे हम लोगों को विचार करना पड़ेगा और हमको सोचना पड़ेगा कि बाबू मोरका के टोपर छड़वाई देलखिन ताकि भूसा सुरक्षित रहे। भूसा सुरक्षित नहीं रहा, भूसा से सानी भी लगेलो, गैया खिलेलो, दूध भी अइले, और से जूता भी खरीद लिए। मोरका के टोपर बाबूजी के पास हमरा छड़वावे पड़ते नहीं छड़वावे पड़ते। हम मोरका के टोपर नहीं छड़बेबै तो भूसा सुरक्षित रहते, गैया खरीदते, जूता खरीदा सकते। आपका घर यदि आपके पिताजी ने बना करके आपको दिया है, उसमें चूना आप ही कराइएगा दिवाली से पहले कि कोई पड़ोसी आकर के उसमें चूना कराएगा? यह देश हमारा है और इस देश में जो आज़ादी हमको मिली है, जो संविधान मिला है, जिस संविधान के अधिकार हमको मिले हैं, उस अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य भी हमारे कंधों के ऊपर है। यह आज़ादी कोई गिफ्ट में नहीं मिला है, इसीलिए आज़ाद देश में अपने हक और अधिकार के लिए आज़ादी की बात करते रहने जरूरी है। और आज़ादी की बात यही है कि किसान जो सबके लिए अनाज पैदा कर रहा है, आज उसको आत्महत्या करने क्यों पड़ रही है? इस सवाल पे हमको विचार करना पड़ेगा। जो मजदूर हैं, जो तमाम लोगों के लिए मजदूरी करते हैं, उनके बाल बच्चों को 2 जून की रोटी क्यों नहीं मिलती है? इस बात पे हमको विचार करना पड़ेगा। गरीब चाहे किसी भी जाति का हो, वो गरीब होता है, लेकिन आज गरीबों की हालत ये है कि इंसान को इंसान की तरह बर्ताव नहीं किया जाता है। कोनो दिन जनसेवा में चढ़ लो ना, एक बार जाइए ना जनसेवा स्थान दिल्ली के, 3 घंटा के भीतर तोरा अगर उल्टी नहीं हुआ लगा बिना दस्त को हमरा भेड़ हो गई है। ये है हालत। इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है अगर आपके पास पैसा नहीं है। यह है समाज की सच्चाई। और यह सब कुछ हमारे समाज में हो रहा है और हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, तो इस पर हम आवाज़ नहीं उठाएं। यही बात यदि भगत सिंह सोचे होते तो क्या देश आज़ाद हो पाता?
यही बात यदि महात्मा गांधी सोचे होते तो क्या समाज आगे बढ़ पाता, देश को आज़ादी मिल पाती, क्या अंग्रेजों को हम भगा पाते? अंग्रेजों को भगा करके हमने जो आज़ादी ली है, उस आज़ादी की रक्षा करना वो हमारी पीढ़ी का दायित्व है। लेकिन जब आप इस काम को करने के लिए निकलेंगे तो स्वाभाविक तौर से जो इस आज़ादी को गिरवी रख लिए हैं अपने पॉकेट में, जो अपने बैंक खातों में हमारे हक और अधिकार को गिरवी रख लिए हैं, उनको छटपटाहट होगी, उनको तकलीफ होगी, उनको लगेगा ये 3000 की कमाने वाली का बेटा जो हमारा जूता पोंछता था आज हमसे सवाल क्यों पूछ रहा है। और जब आप सवाल पूछेंगे तो उनके भीतर एक तिलमिलाहट पैदा होगी और उस तिलमिलाहट के चलते वो आपके ऊपर तमाम तरीके का तहमत लगाएंगे। लेकिन आप तय कर लीजिए कि आप तहमत से डर जाएंगे या अपने हक और अधिकार के लिए अपनी मुट्ठी को भींच करके इस लड़ाई को, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, ये आपको तय करने की जरूरत है। और इस जनसंवाद के माध्यम से हम तमाम लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आज देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है और वो गंभीर परिस्थिति ये है कि एक एक करके हमारे बुनियादी अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। शिक्षा की हालत आप देख लीजिए कि सरकारी अस्पतालों की, सरकारी स्कूलों की, सरकारी सड़क की, सरकारी रेलवे को आज क्या बना करके छोड़ दिया गया है। नेताजी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप यदि सरकारी नौकरी करते हैं तो आप पूरी जिंदगी नौकरी कर लीजिए लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन नेताजी अगर 5 दिन के लिए भी एमपी बन गए हैं तो नेताजी को पेंशन भी मिलेगा, उनके कनियन को भी पेंशन मिलेगा। अगर कनियन नेताएं हैं तो नेताएं कनियन के जो दूल्हा हैं उनको भी पेंशन मिलेगा। उनको सोफा सेट साफ करने के लिए अलग पैसा, पर्दा साफ करवाने के लिए अलग पैसा, फोन करने के लिए अलग पैसा, दुनिया घूमने के लिए अलग पैसा, ये तमाम तरीके की व्यवस्था की जाएगी। यह जो समाज की व्यवस्था है, इस व्यवस्था पे यदि हम प्रश्न नहीं करेंगे तो कौन प्रश्न करेगा? जो लूटने वाला है वो मजा उड़ा रहा है, देश का हजारों करोड़ रुपया लेकर के भाग जा रहा है और बड़ा खुश होकर के मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है। और इस देश की जो आम जनता है जिसको उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, एक ही तरीके से पैदा हुए इंसानों को कोनो जाए तो हमार जन्म हो रहे हैं। एक बात हमरा बतबा, सब माय के बराबर तकलीफ है, सब माय अपना बच्चा के 9 महीना पेट में रखे छै, प्रसव पीड़ा तो हर औरत को होती है ना। तो फिर जन्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हम सब भारतीय हैं ना, इसी धरती पे पैदा हुए हैं ना, ये मिट्टी हम सब की है ना। ये मिट्टी यदि हम सब की है, हम सब इस धरती पे जन्म लिए हैं, तो जन्म के आधार पर क्यों भेदभाव होना चाहिए? इन तमाम सवालों पे विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो मेहनत करते हैं और जो सामान अपनी ज़रूरत के लिए आप खरीदते हैं, उन तमाम सामानों पे आप इस देश को की सरकार को टैक्स देते हैं। और वो जो टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे से यह सरकार चलती है। सरकारी स्कूल चलता है, सरकारी अस्पताल चलती है, सरकारी सड़क चलता है। आपके टैक्स के पैसे से हम पढ़े हैं, आपका नमक खाए हैं, हम आपकी नमक हलाली करने के लिए आए हैं। वो अंबानी और अदानी का नमक खाए हैं, वो उनके लिए नमक हलाली कर रहे हैं, देश के साथ नमक हरामी कर रहे हैं। आपको तय करना है कि आप किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। इतनी सी बात, इतना सा उम्मीद, इतनी सी अपील मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आज अगर हम बेगूसराय आए हैं तो हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि कॉमरेड चंद्रशेखर ने जिस झंडे को बुलंद किया था, जिस सपने को लेकर के चले थे, उस सपने को पूरा करने का प्रयास किया जाए, इस सोच के साथ कि कपिल देव अपना काम करके चला गया है, विराट कोहली को अपना काम करना पड़ेगा। कपिल देव अपने ज़माने में बैटिंग करते थे, विराट कोहली को अपने ज़माने में बैटिंग करना पड़ेगा और एक बेहतरीन टीम बन करके इनके अरमानों को हमको मंजिल तक पहुंचाना है। और बेगूसराय का जो गौरव है, उस चमक को वापस लाते हुए बेहतरीन बेगूसराय, बेहतरीन बिहार और बेहतरीन भारत का निर्माण कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।